वो साल था 2000। इंटरनेट एक नई चीज़ थी। उस समय लोगों के पास कोई सोशल मीडिया नहीं था, तो इंस्टेड ऑफ सोशल मीडिया वो अपने ज़िंदगी के बारे में ऑनलाइन वेब पेजेस लिखा करते थे। और इसी के कारण उस समय बहुत सारे ऐसे ही वेब पेज मेकर वेबसाइट इंटरनेट में मौजूद थे जो लोगों को वेब पेजेस बनाने में हेल्प करते थे। इन्हीं में से एक साइट का नाम था एंजल फायर। 30 दिसंबर 2000 इस एंजल फायर वेबसाइट में एक पेज अपलोड हुआ। इस पेज में टेड नाम का एक व्यक्ति एक गुफा के बारे में बात करता है जहां वो अपने दोस्तों के साथ केविंग करने जाता है। ये वेब पेज बहुत ही ऑप्टिमिस्टिकली स्टार्ट होती है, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं ये वेब पेजेस भी उतनी क्रीपी एंड डिप्रेस्ड होती जाती है। 30 दिसंबर 2000। हेलो एवरीवन, मेरा नाम टेड है। मैं एक कीवर हूँ, मतलब मैं ऐसी गुफाओं को एक्सप्लोर करता हूँ जहाँ कोई गया ना हो। आज मैं इस वेब जर्नल को लिख रहा हूँ एक रीसेंट केविंग एक्सपीरियंस के बारे में। तो कुछ ही दिन पहले मैं और मेरा दोस्त बी, उसका असली नाम मैं नहीं बता सकता क्योंकि उसी ने ही मना किया है, हम दोनों को एक नए केव के बारे में पता चला जो हमारे घर से बस 9 किलोमीटर की दूरी में ही था। एंड एज अ केवर हम दोनों इस मौके को ठुकरा नहीं सकते थे, तो इसीलिए आज हमने इस केव को एक्सप्लोर किया। ये गुफा बहुत लंबी थी। हम दोनों करीब 2 घंटे इस केव में बस सीधा ही चले जा रहे थे। वहाँ लंबे लंबे पेड़ों के जड़ गुफाओं के चट से झूल रहे थे। वो 2 घंटे चलने के बाद हमें लगा कि गुफा खत्म हो चुकी थी क्योंकि सामने और कोई रास्ता नहीं था। पर हम गलत थे, एंड थैंक गॉड कि हम गलत थे, क्योंकि उस डेड एंड रास्ते में एक छोटा सा सुरंग था जिसके अंदर जब हम गए तो हमें एक और रास्ता मिला। उस रास्ते में और 30 मिनट चलने के बाद हम एक चेंबर में आ गए। जिनको चेंबर के बारे में पता नहीं, तो चेंबर एक बड़ा रूम जैसा होता है गुफा के अंदर। अगेन हमें लगा कि ये गुफा खत्म होती है, एंड अगेन वी वर रॉन्ग, एंड थैंक गॉड कि हम अगेन गलत थे। वहाँ हवा बहने की आवाज आ रही थी, जिसका मतलब ये था कि ये गुफा और बड़ी होती है। तो मैं और बी ये आवाज कहाँ से आती है उसे ढूंढने में लग जाते हैं। कई घंटों ढूंढने के बाद फाइनली बी को वो जगह मिलती है। ये उसी चेंबर के वॉल में एक होल से आ रहा था, जिसका मतलब इस होल के उस पार ये गुफा फिर शुरू हो जाती है। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज दैट कि ये एक होल था, पास नहीं। फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट अ पास इज, ये सिंपली एक बड़ा होल होता है जिसके अंदर एक आदमी आसानी से क्रॉल करके जा सकता है। वेल आई थिंक कि ये प्रॉब्लम कोई बड़ी होने नहीं वाली है। मैं और बी ने डिसाइड किया है कि हम इस होल को बड़ा करेंगे ताकि हम गुफा के उस ओर पहुंच सके। पर हाँ, ये एक पूरा कमर तोड़ देने वाला प्रोसेस होगा। कई महीने लग सकते हैं हमें। सो या दैट्स इट, आज यही हुआ। कल हम कुछ टूल्स ले जाएंगे ताकि हम अपना पास बना पाए। सो आई टॉक अबाउट इट लेटर। 27 जनवरी 2001। शायद करीब 1 महीना हो चुका है मेरे लास्ट वेब एंट्री को। और हाँ, मैं और बी ने सही अनुमान लगाया था कि इस होल को बड़ा करने में हमें महीनों लगेंगे। अभी भी बहुत काम बाकी है। इसी बीच हमने इस होल का एक नाम भी सोच लिया है। हम इसे फ्लॉयड्स टूम कहते हैं। यह नाम हमने फ्लॉयड्स कॉलिन के ऊपर एज अ ट्रिब्यूट रखा है, जो एक बहुत बड़े केवर थे। उनका देहांत एक ऐसे ही होल में फंस के हुआ था। हमने इवन इस केव का भी नाम रखा है। हम इसे मिस्ट्री केव कहते हैं। पता है कि ये फ्लॉयड्स टूम जितना खास नहीं है, पर अब तक के लिए काम चलाओ है। एंड अबाउट द केव्स लोकेशन, हमने डिसाइड किया है कि हम इससे एक सीक्रेट ही रखेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप, अगर कोई पढ़ रहा है, यहाँ आकर अपनी जान को जोखिम में डालें। हमें कई सालों का एक्सपीरियंस है, इसीलिए हम यहाँ यह सब कुछ कर पा रहे हैं। 28 जनवरी 2001। आज हम कल की तरह फिर मिस्ट्री केव गए थे। हम दोनों एक एक घंटे के शिफ्ट लेते थे फ्लॉयड्स टूम को बड़ा करने के लिए।
बी का शिफ्ट था उस वक्त। वह हैमर और एक बड़े नेल से पत्थरों को तोड़ रहा था। तभी हमें एक वियर्ड रम्बलिंग नॉइस सुनाई पड़ी। नाउ ये नॉइस हमने इससे पहले उस गुफा में कभी नहीं सुना था। ये रम्बलिंग कोई नई चीज नहीं थी। कई गुफाओं में ये रम्बलिंग आप अक्सर सुन सकते हो। यह आवाज एक इंडिकेशन होता था कि कहीं आसपास कोई झरना बह रहा हो, पर वो रम्बलिंग नॉन स्टॉप होती रहती थी। पर हमारे केस में ये रम्बलिंग बस 2 से 3 मिनट तक रही और फिर पूरा सन्नाटा। हमें लगता है कि शायद ये रम्बलिंग पास के एक हाईवे में चलने वाली ट्रकों से आ रही थी, जो इस रीजन को भी जस्टिफाई करता था कि क्यों ये आवाज कुछ ही मिनटों के लिए आती थी और फिर गायब हो जाती थी। फ्लॉयड के टूम में काम करने के अलावा हमने हमारी मिस्ट्री केव के एंट्रेंस में जो ग्राफिटी बनी हुई थी, हमने उसे भी साफ किया। ये ग्राफिटी वही आसपास के बच्चे बना कर चले जाते थे और ये ग्राफिटीज इस केव की नेचुरल ब्यूटी को खराब करती थी। सो या दैट वाज ऑल फॉर टुडे। 10 फरवरी 2001। फ्लॉयड्स टूम का काम आधा हो चुका है। आज बी ने केविंग के लिए हमारे सबसे ट्रस्टेड साथी विप द केविंग डॉग को लाया है। विप बी का डॉग था। उसने हमारे साथ कई केव्स को एक्सप्लोर किया है, तो हम कह सकते हैं कि वो भी एक एक्सपर्ट है। विप को पहले तो यह जगह बहुत पसंद आई। वो हमारे साथ उस चेम्बर तक गया। बी अपने शिफ्ट पर लग चुका था और मैं विप के साथ ही बैठकर खेल रहा था। सडनली विप चेम्बर के एक कोने की ओर आंखें कराकर देख रहा था, मानो कि उसे कुछ दिख रहा हो। और सडनली वो हमारे टूम के तरफ देखता है और कुछ ही सेकंडों के बाद रम्बलिंग की नॉइज आती है। विप जैसे ही इस रम्बलिंग को सुनता है, वो जोर जोर से हाउल करना शुरू करता है। क्योंकि हम एक केव में थे, यहाँ आवाज गूंज रही थी, जिसके कारण विप की हाउलिंग हमारे कान के पर्दे फाड़ रही थी। वह चुप हो ही नहीं रहा था, जिसके कारण केव में जाने के कुछ ही घंटों बाद हमें काम छोड़कर बाहर आना पड़ा और आज के काम को रोकना पड़ा। 3 मार्च 2001। टूम का काम कंप्लीट हो चुका है, पर यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आज हमें कुछ अलग आवाज़ें सुनाई पड़ी। वो मेरा शिफ्ट था। मैं ड्रिलिंग कर रहा था। मुझे तभी एक जोर से आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने अपने ड्रिलिंग मशीन को ऑफ किया इस आवाज़ को सुनने के लिए। ये कोई रम्बलिंग नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कोई एक बड़ा सा चट्टान मूव कर रहा हो। और ये बस मैंने ही नहीं सुना, बी ने भी इस आवाज़ को सुना। हम हमारा काम भूल ही चुके थे। हम बस इस आवाज़ को सुन रहे थे। करीब 15 मिनट तक वह आवाज़ आ ही रही थी और जब वो आवाज़ बंद हुई, मैं थोड़ी हिम्मत करके ड्रिलिंग करना फिर शुरू करता हूँ। पर जैसे ही मैंने उस ड्रिलिंग मशीन को ऑन किया, हमें टूम के दूसरी तरफ से एक जोर से रोने की आवाज़ आई। 4 मार्च 2001। हमने इस केविंग जर्नी को एक एक्साइटमेंट और फन के दायरे से शुरुआत की थी, पर कल जो हुआ उसके बाद ये कोई फन या एक्साइटमेंट नहीं रहा। आज इस गुफा की और ड्राइव करते वक्त बी और मैंने कोई बात नहीं की, पर हम दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि अब हमें जानना ही होगा कि फ्लॉयड के टूम के उस पार क्या है। ये हमारी महीनों की मेहनत है और हम इसे छोड़ नहीं सकते। संक कॉस्ट इफेक्ट उस साइकोलॉजिकल कंडीशन को कहा जाता है जब आप एक चीज में इतना इन्वेस्ट कर देते हो कि अब आप रुक नहीं सकते। फ्लॉयड्स टूम अब रेडी है। मैंने अपने पैर में एक रस्सी बांधी क्योंकि मैं अब फ्लॉयड्स टूम के अंदर जाने वाला था। यह रस्सी अगर मैं फंस गया तो मुझे खींचकर बाहर लाने के लिए मेरी मदद करेगी। हम इस पास के उस पार नहीं जाने वाले थे। हमारी उस दिन उतनी हिम्मत थी ही नहीं। हम बस जांचना चाहते थे कि यह पास हमारे अंदर घुसने के लिए सही साइज की है। एंड इट वॉज 7 अप्रैल 2001। आज मैं उस पार गया। वहाँ कई क्रिस्टल फॉर्मेशन बन रहे थे जो इन टाइप्स की गुफाओं में बहुत कॉमन होता है। वहाँ एक बड़ा सा चट्टान भी था जो गुफा के वॉल में फोर्स किए हुए खड़ी थी। वही एक केव वॉल में एक अजीब साइन भी बना हुआ था। मुझे पता नहीं कि इसका मतलब क्या है। केमिस्ट्री से पहले
एक एल्केमी नाम का सब्जेक्ट था। अब तो वो सब्जेक्ट नहीं रहा, पर वो साइन एल्केमी में सल्फर को डिनोट करता था, जो एक जहरीला गैस था। और पुराने समय के लोग इस साइन को किसी भी जानलेवा चीज को डिनोट करने में यूज करते थे। पर इस साइन से यह तो कंफर्म हो जाता है कि उस गुफा में आने का एक और एंट्रेंस है। अदरवाइज जिसने इस साइन को बनाया था वो यहाँ कैसे आया। वहाँ 30 मिनट तक घूमने के बाद मैं वहाँ से बाहर आया। आज वैसे तो कोई साउंड नहीं आया, पर फिर भी अजीब लग रहा था। 14 अप्रैल 2004 जो को लाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। आज दिन में मुझे जो मिला एक पब में, उसे मैंने मिस्ट्री केव के बारे में बताया, फ्लॉयड्स टूम के बारे में बताया और उस साइन के बारे में बताया, जो मुझसे रिक्वेस्ट करने लगा कि उसे वहाँ जाना है। मैंने उसे उन अजीब आवाज़ों के बारे में भी बताया, पर वो फिर भी माना नहीं। आज रात के कम से कम 10 बजे हम गुफा में पहुंचे। जो को हमने 20 मिनट का समय दिया कि वो फ्लॉयड के टूम के उस पार जाए और फिर वहाँ थोड़ी देर टहले और फिर वहाँ से वापस लौट आए। जो अंदर गया, उसके अंदर जाने के बस 15 मिनट बाद ही भी एक चीज़ नोटिस करता है। उसने कहा कि पास से हवा बहने की आवाज़ बंद हो गई है। हवा बहने की आवाज़ ना आने का मतलब था कि एयर फ्लो बंद हो गई, जिसका मतलब यह था कि किसी ने फ्लॉयड्स के टूम को बंद कर दिया। हम जोर जोर से चिल्लाने लगे ताकि कुछ ना कुछ करके जो हमें सुन ले और वहां से बाहर आने की कोशिश करे। हमारे चिल्लाने की कुछ ही सेकंड बाद चट्टान हिलने की आवाज आती है। हम और जोर जोर से चिल्लाने लगे। हम जो को वहां छोड़ नहीं सकते थे। कुछ ही देर बाद फ्लॉयड्स के टूम से कुछ रेंगने की आवाज आती है। यह जो था। हमने उसे खींचकर वहां से बाहर निकाला। वह खून से लाल हो चुका था। उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी, मानो उसने कुछ ऐसा देखा हो जो उसे देखना नहीं चाहिए था। हमने उससे बात करने की कोशिश करी, पर वह कुछ ना कर वहां से भाग निकला। हमने उसका पीछा भी किया, पर वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 28 अप्रैल 2001 फ्लॉयड्स टूम नाम सुनते ही मुझे अब उल्टियाँ आती हैं। हमने जो के घर में जाने की कोशिश की, पर वह घर में था ही नहीं। हमने उसके जॉब में भी जानने की कोशिश की, पर वह हमसे बात करना चाहता ही नहीं था। हमें जानना ही होगा कि वह क्या था। मैं जानता हूँ कि मैं कितना पागल साउंड कर रहा हूँ, पर मेरी मन की शांति के लिए मुझे ये करना ही होगा। मैं और बी फिर से मिस्ट्री केव पहुंचे। मैं पास के अंदर गया। मैंने ऐसी ठंड कभी महसूस नहीं की थी। मेरा दिल इतना धड़क रहा था कि मानो वो फटकर बाहर निकल आए। मैं थोड़ा आगे बढ़ा। मैंने उस बड़े चट्टान को पार किया और फिर उस साइन को, और ऐसे ही समथिंग अराउंड 15 मिनट तक मैं चल रहा था। तभी मुझे एक मीठी खुशबू आई। ये खुशबू पहले बहुत हल्की थी, पर यह खुशबू इतनी बढ़ जाती है कि मेरा सर दर्द करने लगता है। और तभी वह हुआ जिससे मैं सबसे ज्यादा डर रहा था। वह चट्टान हिलने की आवाजें। मैं उस बड़े चट्टान की ओर आगे बढ़ा। यह मेरी मजबूरी थी, क्योंकि फ्लॉयड्स टूम तक पहुंचने का रास्ता उसी चट्टान के ओर से जाता था। यह चट्टान गायब हो चुकी थी। यहाँ एक और रास्ता था। यह रास्ता सीढ़ियों की तरह था जो सीधा नीचे जाती थी। वहां जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैं वही बाहर खड़ा हुआ था। अचानक मेरा टॉर्च फ्लिकर करने लगता है। ऐसा हो ही नहीं सकता था। मेरा टॉर्च वेल मेंटेन था और उसमें फुल चार्ज भी था। मेरा लाइट काम करना बंद कर चुका था, और तभी मुझे एक आवाज़ आई। यह आवाज़ उन सीढ़ियों से आ रही थी। मेरा गला सूख चुका था। मेरा सारा ध्यान उस आवाज़ में था। वो आवाज़ धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। ये आवाज़ किसी के दौड़ते हुए कदमों की थी, जो मेरी तरफ ही आ रही थी। इस चीज़ का जैसा मुझे आभास हुआ, मैं दौड़ने लगा। मुझे फ्लॉयड के टूम से बाहर आना था। मैं अब इन कदमों की आवाज़ों को अच्छे से सुन सकता था। वो ठीक मेरे पीछे ही थे। यह चीज़ घुर्रा रही थी। मैं कुछ ना कुछ करके टूम के अंदर पहुंचता हूँ। मैं पागलों की तरह रेंग रहा था, और वो जीव भी टूम के अंदर घुस चुका था। मैं वहाँ से चिल्लाकर बी को कहता हूँ कि वो वहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग निकले। मैं उसके भागते हुए कदमों की आवाज़ सुन सकता था, और मैं उसकी भी आवाज़ सुन सकता था, जो मेरे तरफ रेंगते रेंगते आ रही थी। मैं कुछ ना कुछ करके वहां से निकलता हूँ और सीधा बाहर की ओर भागता हूँ।
मैं ऐसे 2 घंटे पागलों की तरह भागता हूँ और वह कदमों की आवाज़ मेरी तब भी पीछा कर रही थी। कुछ ना कुछ करके मैं वहाँ से निकल आता हूँ। बार भी गाड़ी स्टार्ट करके मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं गाड़ी में बैठता हूँ और हम दोनों वहाँ से निकल आते हैं। मई 10 तारीख 2001। मैं सोना नहीं चाहता हूँ, पर जब भी मुझे नींद आती है मुझे वही खौफनाक दिन याद आता है। मैंने अपने घर की हर जगह की लाइट ऑन करके रखी है। मुझे अंधेरे से सख्त नफरत है। मुझे हर वक्त ऐसा लगता है कि अंधेरे के उस कोने में वही जानवर छुपा है। बी से मेरी बात हुई। वह ठीक है, वह अपना जॉब कर रहा है नॉर्मली। मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं अंधेरे से इतना डरता हूँ कि मेरे पास इतनी हिम्मत ही नहीं है कि रात में मैं घर लौटा हूँ। कल मैंने जू से बात की। उसकी हालत भी मेरी जैसी ही थी। ऐसा लगता है कि वो जानवर कभी भी गुफा से बाहर निकल आएगा और हमें ढूंढ कर मार डालेगा। मैं और जो इसे और नहीं सह सकते। हमें उसे पहले मारना होगा, नहीं तो वो हमें मार देगा। जो ने कुछ गन्स का इंतजाम करके रखा है। आज हम वही जाने वाले हैं, फ्लॉयड्स के टूम में। कोई अपडेट मिला तो मैं यहाँ लिखूंगा। इस एंट्री के बाद टेड ने कोई वेब एंट्री नहीं लिखी। क्या वो जिंदा है या मर चुका है? वो जीव क्या था और क्या टेड ने उसे मारा? इन सारे सवालों का जवाब हमें कभी नहीं मिले।